एप अपनी पसंद की स्टोरी 61-70। चाहिए जो आप डिस्क्लेमर, सुनाना ये चाहते हो। कहानी सिर्फ मनोरंजन, टाइम प्रीमियम पास लो और जल्दी दिमाग से, को रिलैक्स बहुत करने के मजा आने उद्देश्य वाला से है। बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं, सोच, इज्जत, रिश्ते या पड़ोसी के कुत्ते को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी में मौजूद सभी नाम, किरदार, जगहें और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इन्हें ढूंढने गूगल, फेसबुक या मोहल्ले की गली में मत निकल जाना। अगर किसी असली इंसान से कुछ ज्यादा ही मेल खा जाए, तो समझ लीजिए किस्मत बहुत तेज है, कहानी नहीं। चेतावनी, सीरियस होकर पढ़ो। इस कहानी में कभी कभी थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट, थोड़ा सा ड्रामा और जरूरत से ज्यादा सस्पेंस हो सकता है। इसलिए ये कंटेंट 13 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। 13 जोड़ वाले ध्यान दे, पढ़ना सुनना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर दिल तेज धड़कने लगे तो पानी पी लीजिए, कहानी बाद में भी पूरी हो जाएगी। आखिरी और सबसे जरूरी बात, कहानी के किसी भी पात्र को अपने बॉस, एक्स, रिश्तेदार या खुद से जोड़ना पूरी तरह आपकी कल्पना होगी। यह एक 100% फिक्शनल स्टोरी है। सच में, कसम से। अध्याय 61, रिंग रोड का महाजाम। स्टफिंग को अच्छी तरह मिलाने के बाद मोहित ने उस बड़े कटोरे को सामग्री संरक्षण पेटी में रख दिया। अब उसकी असली जद्दोजहद शुरू हुई उस गूंथे हुए आटे के साथ। मोहित की रेसिपी बुक में सिर्फ केकड़े के मांस वाले बन बनाने के ही 10 से ज्यादा तरीके थे। कोई उबले हुए आटे से बनता था तो कोई खमीर वाले आटे से, किसी की परत मोटी होती थी तो किसी की बेहद पतली। मोहित ने सबसे क्लासिक स्टाइल चुना। ये वही पतली परत वाला शाही बन था जो थाली में हिलाने पर डुआंग डुआंग करके किसी जेली की तरह नाचता था। मोहित को आज भी याद था कि जब उसने पहली बार इसे देखा था तो वह दृश्य उसके दिमाग पर छप गया था। रसीले बनों के लिए आटा तैयार करना हमेशा से मेहनत का काम रहा है। मोहित ने आटे को बाहर निकाला और उसे 4 हिस्सों में बांटकर गूंथना शुरू किया। पटकना, मोड़ना, थपथपाना, गूंथना और खींचना, उसने हर तकनीक का इस्तेमाल किया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद मोहित रुका। उसने आटे का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उसे धीरे से खींचा, वह बिना टूटे काफी लंबा खींच गया। यह इस बात का सबूत था कि आटे में लचीलापन, ग्लूटेन पूरी तरह आ चुका है। यही वो राज था जिससे बन की पतली खाल बिना फटे उस रसीले शोरबे को संभाल सकती थी। अब मोहित ने बन भरना शुरू किया। आमतौर पर वह छोटे बनों में 24 प्लेट्स चुन्नटें डालता था, लेकिन केकड़े के मांस वाले बन ज्यादा नजाकत मांगते थे, इसलिए उसने इनमें 32 प्लेट्स डाली। यह एक अलग लय और तकनीक थी जिसे मोहित बहुत ध्यान से सीख और याद कर रहा था। कुक्कड़कूं, कुक्कड़कूं। अचानक एक मुर्गे की बांग उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर मोहित ठिठक गया। यह क्या ये सिस्टम की आवाज है जो टास्क खत्म होने का संकेत दे रही है? जब उसने घड़ी देखी तो वह और भी हैरान रह गया, सुबह के 5:30 बज चुके थे। अब सोचने का वक्त नहीं था। मोहित ने जल्दी से हाथ मुंह धोया, अपना सारा सामान समेटा और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। क्या चक्कर है भाई, 5:30 बज गए, वो अभी तक आया क्यों नहीं? सुनीता चाची ने लोकेश चाचा से उलझन में पूछा। उसने कहा था कि आज आखिरी दिन होगा, फिर वह आया क्यों नहीं? लोकेश चाचा ने सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। कल तो उसने ऐसा नहीं कहा था कि नहीं आएगा। कहीं जाम में तो नहीं फंस गया? प्रोफेसर खन्ना ने बीच में कहा, हो सकता है। कई कंपनियों में छुट्टियां शुरू हो गई हैं, इसलिए सड़कों पर काफी भीड़ है। वहीं पास में सुनील भी अपनी गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन आज उसके साथ गाड़ी में कोई और भी था। स्नेह ने सुनील की ओर उत्सुकता से देखा और कहा, सुनील भाई, मजाक तो नहीं कर रहे हो? कहाँ है वो बन बेचने वाला? सुनील ने तुरंत जवाब दिया, कसम से भाई, कोई मजाक नहीं है। मैंने कल यहीं से बन खरीदे थे। मालिक आमतौर पर 5 बजे तक स्टॉल लगा लेता है, पता नहीं आज क्यों देर हो गई। स्नेह ने आलस में सिर हिलाया और सीट से टिक गया। ठीक है, नजर रखो। मैं तब तक अपनी नींद पूरी करता हूँ। इतना कहकर उसने अपना मफलर चेहरे पर ढका और आंखें मूंद लीं। सुनील ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और एस बड़ी ही तेज कर दिया। वह अंदर ही अंदर थोड़ा घबराया हुआ था और उसकी धड़कनें तेज थीं। जल्दी आ जाओ भाई, सुनील मन ही मन मोहित के आने की दुआ करने लगा। मोहित जल्दी पहुंचना चाहता था, लेकिन दिल्ली के रिंग रोड के ट्रैफिक ने उसकी हालत खराब कर दी थी। डिंग, मेजबान का मिजाज काफी बेचैन पाया गया है। क्या ऑटो ड्राइविंग मोड सक्रिय करें? हैं? मोहित चौंक गया। यह आवाज उसके दिमाग वाले सिस्टम की नहीं थी। उसने नीचे देखा तो गाड़ी के डैशबोर्ड की स्क्रीन, जो पहले कभी नहीं जली थी, उस पर 2 विकल्प चमक रहे थे। जाम में फंसे रहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसने हाँ पर क्लिक कर दिया। डिंग, ऑटो ड्राइविंग मोड सक्रिय हो गया है। सुपर स्पीड के लिए तैयार रहें, कृपया सीट बेल्ट बांध लें। मोहित ने घबराकर अपनी बेल्ट कसी। उसे उम्मीद भी थी और डर भी कि अब क्या होगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। मोहित ने अपना सिर खुजलाया। कहाँ है सुपर स्पीड? गाड़ी तो हिल भी नहीं रही। डिंग, भारी ट्रैफिक जाम के कारण ऑटो ड्राइविंग फंक्शन अक्षम डिसेबल कर दिया गया है। कृपया सावधानी से गाड़ी चलाएं। सत्यानाश, तुम मेरे मजे ले रहे हो क्या? मोहित का खून खौल उठा।
वह दंग था कि दिल्ली का रिंग रोड कितना खतरनाक है कि एक जादुई सिस्टम के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं था। कोई चमत्कार नहीं हुआ, और जब तक मोहित 18 घुमाव शिबापन पहुंचा, तब तक सुबह के 7 बजे बज चुके थे। 40 मिनट का सफर जाम की वजह से 2 घंटे में बदला था। आज इतनी देर क्यों हो गई? अगर वह जल्दी नहीं आया, तो मुझे दफ्तर के लिए देर हो जाएगी। बिना उन बनों के आज काम में मन नहीं लगने वाला। क्या हुआ भाई? क्या बन की दुकान बंद करके भाग गया? मोहित के स्टॉल की जगह पर अभी भी दर्जनों वफादार ग्राहक अपनी गर्दनें उचकाकर उसका इंतजार कर रहे थे। लोकेश चाचा की पारखी नजरों ने मोहित की गाड़ी पहचान ली और वे खुशी से चिल्लाए, वो आ गया। आखिरकार वो आ गया। इतना कहकर उन्होंने अपने फोन पर ग्रुप में मैसेज किया, टारगेट मिल गया है, सब लोग जल्दी पहुंचो। बाकी लोगों ने भी मोहित की वैन देख ली थी। शुक्र है, अच्छा हुआ मैं वापस नहीं गया। आज का दिन बन गया, बस देखना है आज क्या खास बनाया है। जो भी हो, मैं तो 10 लूंगा। उसके हाथ का हर स्वाद बेमिसाल होता है। विवेक ने अपने होठों पर जीभ फेरी और उम्मीद जताई, काश आज उसने केकड़े के मांस वाले बन बनाए हों। अरसे से मन है। अंकित ने आंखें घुमाई, ज्यादा ऊंचा मत सोच भाई। अगर उसने बना भी लिए, तो क्या तू खरीद पाएगा? तुझे पता है केकड़ा कितना महंगा आता है। विवेक मुस्कुराया, सपना तो देख ही सकता हूं ना। जब वह झींगा डम्पलिंग बना सकता है, तो केकड़ा क्यों नहीं? सुनील ने भी मोहित को देख लिया था और चैन की सांस ली। उसका हाथ बस हैंडब्रेक की तरफ बढ़ने ही वाला था कि वह दफ्तर निकल जाए। उसने स्नेह के कंधे को हिलाया, स्नेह उठ भाई। वो आ गया, चलो बन लेते हैं। स्नेह इतनी गहरी नींद में था कि सुनील को उसे जगाने में थोड़ी हिचक हुई, लेकिन बनों की भारी मांग को देखते हुए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मोहित ने गाड़ी खड़ी की और सामान उतारना शुरू किया। लोकेश चाचा उसकी मदद के लिए आगे आए। आज इतनी देर कैसे हो गई बेटा? मैं यहाँ 2 घंटे से खड़ा हूँ। मोहित ने बेबसी से कहा, थोड़ा देर से उठा था और फिर रिंग रोड के जाम ने फंसा लिया, वाकई माफी चाहता हूँ। लोकेश चाचा हंसे, कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो इंतजार बेकार नहीं जाएगा। मोहित ने कहा, लेकिन कल से इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल के बाद शायद मैं यहाँ दोबारा ना आऊं। लोकेश चाचा निराश हुए, क्यों? तुम्हारा काम तो यहाँ इतना अच्छा चल रहा है। देखो, हमेशा भीड़ लगी रहती है, फिर तुम क्यों जा रहे हो? मोहित ने इस बारे में काफी सोचा था। पिछले जीवन में स्थिरता ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। लेकिन जैसे जैसे वह नए स्वादों और इस सिस्टम से जुड़ता गया, वह बदलने लगा था। वह नई जगहों को देखना चाहता था, व्यंजनों की जड़ों तक पहुंचना चाहता था, और सिस्टम के मिशन के जरिए अपने चाचा के साथ पूरे भारत की खूबसूरती को देखना चाहता था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि अगला टास्क उसे किस शहर की सैर कराएगा। अध्याय 62, सुनहरा सवेरा और शाही बन। छोटे उस्ताद, आज कौन सी स्टफिंग के बन बनाए हैं? लोकेश चाचा की उत्सुक आवाज मोहित के कानों में पड़ी और वह ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। मोहित थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे पक्का पता नहीं था कि ये केकड़े के मांस वाले बन बिकेंगे भी या नहीं। आखिर 10 रुपये का एक बन, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? पर जैसा कि कहा जाता है, दुल्हन चाहे जैसी भी हो, एक बार ससुराल वालों से तो मिलना ही पड़ता है। मोहित ने ईमानदारी से जवाब दिया, आज शाही रसीले केकड़े वाले बन हैं। कल दोपहर मंडी से ताज़ा केकड़े लाकर तैयार किए हैं। अरे बाप रे, क्या बात है? मोहित की बात सुनते ही सबसे पहले विवेक और अंकित की प्रतिक्रिया आई। अंकित ने विवेक को हैरान नजरों से देखा, भाई, क्या तेरे पास कोई जादुई शक्ति है? तुझे कैसे पता था कि आज ये केकड़े वाले बन ही बेचेगा? विवेक खुद सदमे में था, अबे, मुझे क्या पता था? मैं तो बस तुक्का मार रहा था। अंकित ने अपनी खाली जेब की ओर देखा और घबराते हुए बोला, भाई साहब, केकड़े वाले बन, क्या हमारी जेब ये बोझ सह पाएगी? विवेक का हाथ भी जेब के अंदर थोड़ा कांपने लगा, पता नहीं शहर में क्या भाव बिकते हैं, मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही है। केकड़े तो महंगे होते हैं ना भाई, केकड़े कभी सस्ते नहीं होते। शायद ये बन थोड़े किफायती हों। लोकेश चाचा भी मोहित की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। सालों पहले लखनऊ की एक यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार केकड़े वाला बन चखा था। उस वक्त की कीमत ने उनकी जेब ढीली कर दी थी। हिचकिचाते हुए उन्होंने मोहित से पूछा, बेटा, ये केकड़े वाले बन कितने के हैं? मोहित ने सच सच बताया, चाचा, ये बन पिछले वाले छोटे बनों से आकार में लगभग 1.5 गुना बड़े हैं, इसलिए इनकी कीमत 10 रुपये प्रति पीस है। हैं? लोकेश चाचा ठिठक गए। कीमत उनकी उम्मीद से काफी कम थी। क्या मैं पहले चखने के लिए एक ले सकता हूँ? जरूर। उन दोनों की आवाज इतनी तेज थी कि लाइन में खड़े बाकी लोगों ने भी सुन लिया। अंकित अचानक उत्साहित हो गया, 10 रुपये का एक, और चखने के लिए एक भी ले सकते हैं? भाई, अगर मैं ज्यादा नहीं खरीद पाया, तो कम से कम एक तो चख ही सकता हूँ। विवेक भी खुश था, एक तो बनता है भाई। मैंने चंडीगढ़ में खाए थे, वहां एक प्लेट के 200 रुपये थे और वे एक पीस अलग से देते ही नहीं थे। मोहित ने स्टीमर लगाया और पेटी से कच्चे बनों को निकालकर उसके अंदर सजाने लगा। लाइन में लगे लोग अपनी गर्दनें उचकाकर देख रहे थे कि इन बनों में ऐसा क्या खास है।
अभी वे कच्चे थे और उनकी ढेरों चुन्नटों प्लीट्स के अलावा कुछ खास नहीं दिख रहा था। हाँ, वे पहले वाले बनों से काफी बड़े जरूर थे। उधर सुनील के साथ आए स्नेह ने उत्साहित होकर कहा, वाह भाई, मजा आ गया। पहली बार यहाँ आया और सीधा केकड़े वाले बन मिल गए। मैंने एक बार मुंबई में खाए थे, बहुत जबरदस्त थे। बस देखना यह है कि इस उस्ताद का हाथ कैसा है। पर दाम तो बहुत बढ़िया है, मैंने तो 6 बनों के 300 रुपये दिए थे। सुनील ने जवाब दिया, हुनर की तो तुम चिंता ही मत करो। मैंने बहुत जगह के बन खाए हैं पर इसके मुकाबले का कोई नहीं है। बस मुझे ये फिक्र है कि इतने कम दाम में क्या माल असली होगा। स्नेह ने अपना सीना ठोककर कहा, अरे मैं हूं ना, मैं चेक करूंगा कि असली है या नहीं। अगर नकली हुआ तो तुम इसे यहीं से उठा लेना। मोहित ने गैस जला दी थी। तभी क्षितिज से सूरज की पहली किरणें फूटी और सीधे उस भाप छोड़ते स्टीमर पर पड़ी, जिससे वह दृश्य और भी लुभावना हो गया। जैसे ही समुद्री भोजन की वो ताज़ा खुशबू हवा में घुली, सबकी उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच गईं। सुनीता चाची और प्रोफेसर खन्ना ने लोकेश चाचा का मैसेज देख लिया था और वे वापस स्टॉल पर पहुंच चुके थे। उस ताज़ा खुशबू ने प्रोफेसर साहब के मुंह में पानी ला दिया। मोहित को व्यस्त देखकर उन्होंने उत्सुकता से लोकेश चाचा से पूछा, लोकेश भाई, क्या मामला है आज? सुनीता चाची ने भी कान खड़े कर लिए। लोकेश चाचा ने अपने होठों पर जीभ फेरी, शाही रसीले केकड़े वाले बन हैं, 10 रुपये का एक। अरे! सुनीता चाची चौंक गईं, क्या वाकई इतने महंगे हैं? प्रोफेसर साहब ने गंभीर लहजे में पूछा, क्या एक चखने को मिल सकता है? लोकेश चाचा ने सिर हिलाया, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि उनकी नजरें मोहित पर टिकी थी जो स्टीमर का ढक्कन उठा रहा था। उन्हें मोहित से ही पता चला था कि सबसे ऊपर वाले बन सबसे पहले पकते हैं। शाही रसीले केकड़े वाले बन तैयार थे। मोहित पूरब की ओर था और ग्राहक पश्चिम की ओर। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, स्टीमर के बीच की खाली जगह से सूरज की रोशनी छनकर आए और उन केकड़े वाले बनों को ऐसे चमका दिया जैसे वे किसी खजाने की तरह हों। जब मोहित स्टीमर का थाल मेज पर लाया तो सबकी आंखें वहीं थम गईं। मोहित के हर कदम के साथ वे बन पानी से भरे गुब्बारों की तरह हिल रहे थे, जैसे वे किसी जेली की तरह नाच डुआंग 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 रहे हों। अंकित बुदबुदाया, भाई साहब, देखने से ही लग रहा है कि ये रस से भरे हुए हैं। विवेक ने फिर अपनी जेब टटोली, बस दुआ कर कि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट न हो, वरना इस पूरे महीने मुझे सिर्फ नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़ेगा। अंकित ने पलटकर कहा, मैं तो चाहता हूं कि ये धमाका कर दें। 1 महीने नमक रोटी मंजूर है, पर ऐसे बेहतरीन बन छोड़ना नामंजूर। इतने सस्ते केकड़े वाले बन और कहाँ मिलेंगे? विवेक ने सोचा और मान गया, चलो ठीक है। अगर ये वाकई उतने अच्छे हुए तो मैं 10 लूंगा, चाहे जो हो जाए। बाकी ऑफिस ले जाऊंगा और सबको दिखा दिखाकर जलाऊंगा। अंकित की आंखें चमक उठी, बढ़िया आइडिया है। लाइन में सबसे आगे खड़े लोकेश चाचा ने 10 रुपये का नोट मेज पर पटका। छोटे भाई, जल्दी से एक पैक करो, मैं यहीं खाऊंगा। मोहित ने सिर हिलाया और एक छोटी डिस्पोजेबल प्लेट निकाली। उसने बड़ी सावधानी से चिमटे से एक रसीला बन उठाया। उठाते ही वह बन कुम्हरे की तरह नीचे की ओर लटक गया, जिससे लोकेश चाचा घबरा गए कि कहीं वह फटने न जाए और सारा रस बाहर न बह जाए। पर उनकी चिंता बेफजूल थी, बन की परत पतली होने के बावजूद बहुत मजबूत थी। जैसे ही उसे प्लेट पर रखा गया, वह एकदम सपाट हो गया। चम्मच और एक पतली स्ट्रॉ देते हुए मोहित ने लोकेश चाचा को सलाह दी, चाचा, इन रसीले बनों को खाने का तरीका है कि पहले इसमें एक छोटा छेद करें। और ध्यान रखिएगा, भाप से निकले हैं तो मुंह न जल जाए। लोकेश चाचा हंसे, अरे मेरा मुंह तो आगोगलती चीजों का शौकीन है। इतना कहकर उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सावधानी से चम्मच से बन को छुआ। उन्होंने छेद करने की कोशिश की, पर बन की खाल इतनी लचीली थी कि वह टूट ही नहीं रही थी। आखिरकार स्ट्रॉ की मदद से उन्होंने उसमें एक छोटा सा सुराख किया। जैसे ही बन की खाल फटी, अंदर से केकड़े का सत्व, मांस और गाढ़ा सुनहरा शोरबा बाहर बहने लगा। एक ऐसी गहरी और सौंधी खुशबू उठी कि वहां खड़े हर इंसान ने मजे में एक लंबी सांस भरी। अंकित और विवेक लोकेश चाचा के हाथ में उस चमकते बन को फटी आंखों से देख रहे थे और उनके मुंह से बस यही निकला, वाह, एकदम सुनहरा सवेरा। अध्याय 63, गलती मेरी है कि मैं गरीब हूं। वाह, एकदम सुनहरा सवेरा। केकड़े के मांस वाले रसीले बन की सफेद परत में जैसे ही एक छोटा सा छेद हुआ, अंदर से चमकता हुआ पीला सत्व सूरज की रोशनी में जगमगा उठा, जिसे देखकर भीड़ के मुंह से बस वाह ही निकली। स्नेह, जिसे एनिमेटेड फिल्में देखने का बहुत शौक है, उत्साह में बोल पड़ा, भाई साहब, ये तो बिल्कुल जादुई चमकता हुआ खाना लग रहा है। सुनील, स्नेह की बात सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा गंभीर और कायदे से काम करने वाले स्नेह का ऐसा मजाकिया अंदाज भी हो सकता है। पर सच तो ये था कि क्या ये बन कुछ ज्यादा ही खुशबूदार नहीं था? क्या बिना किसी मिलावट या मॉडर्न केमिकल के इतना जबरदस्त स्वाद और महक आ सकती है? वह सौंधी और ताजगी भरी महक हवा में तैर रही थी। याद रहे, अभी सिर्फ एक ही बन खोला गया था और सुनील और लोकेश चाचा के बीच कुछ लोग खड़े थे, फिर भी उस रसीले बन की खुशबू साफ पहचानी जा सकती थी।
ऐसा नहीं था कि सुनील ने पहले कभी केकड़ा नहीं खाया था, पर एक साबुत केकड़े से भी कभी इतनी तीखी और लुभावनी महक नहीं आती थी। लोकेश चाचा की प्लेट में वह सुनहरा पीला तेल और मांस बन की परत में समा गया था, जो किसी खिलते हुए पीले और सफेद फूल जैसा लग रहा था। लालच को रोक न पाते हुए लोकेश चाचा ने अपना मुंह प्लेट के करीब लाया और धीरे से उस रसीले बन का शोरबा पीना शुरू किया। लाजवाब। जैसे ही वह रस उनके मुंह में गया, लोकेश चाचा के दिमाग में बस एक ही शब्द गूंजा, बेमिसाल। केकड़े के सत्व की बनावट इतनी कोमल थी कि वह पल भर में जुबान पर घुल गई और पीछे एक बहुत ही गहरा और सौंधा स्वाद छोड़ गई। केकड़े के ताजे मांस का स्वाद ऐसा था कि उसे नकारा नहीं जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे समुद्र का सारिस एक छोटे से रसीले डिम्पलिंग में समा गया हो। एक और घूंट भरते ही केकड़े के मांस, सत्व और मुर्गियों के शोरबे का जो संगम हुआ, उसने एक ऐसा अनूठा अनुभव दिया कि लोकेश चाचा पूरी तरह सुध बुध खो बैठे। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे उनकी जुबान पर कोई बड़ा सा केकड़ा नाच रहा हो। चाचा ने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी जुबान पर होने वाले हर बदलाव का आनंद लेने लगे। जब वह मीठा और नमकीन स्वाद अंततः धीमा पड़ा, तब उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं। मैं तो कायल हो गया भाई, पूरी तरह कायल। छोटे उस्ताद, तुम्हारे इस बन के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है। तारीफ के तौर पर लोकेश चाचा ने अपना अंगूठा उठाया और जोरदार थम्स अप दिया। भाई साहब, क्या हम कोई सौदा कर सकते हैं? क्या आज के ये केकड़े वाले बन बिना किसी लिमिट के मिल सकते हैं? मैं सारे के सारे ले लूंगा। नया साल आने वाला था और लोकेश चाचा ने पहले ही रिश्तेदारों की खातिरदारी के लिए कुछ खास सामान जुटाने की योजना बनाई थी। अगर ये बन मेज पर सज जाते, तो मेहमानों के मुंह खुले के खुले रह जाते। लाइन में लगे लोग ये सुनकर बेचैन हो गए। लोकेश भाई, ये तो सरासर बेईमानी है, तुम अकेले सारा माल नहीं डकार सकते। सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ के मकान मालिक हो। मेरी पेंशन भी कोई कम नहीं है। अकेले खाने वालों का भला नहीं होता भाई। छोटे उस्ताद, तुम इसकी बात बिल्कुल मत मानना, हम सब इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे बन तो वैसे भी हाथों हाथ बिक जाएंगे। विवेक और अंकित भी घबरा कर चिल्लाए, चाचा, जरा रहम करिए। मैं तो पहले ही 3 वक्त का खाना छोड़ने की सोच रहा हूं ताकि यह बन चख सकूं। आप हमसे यह मौका नहीं छीन सकते। लोकेश चाचा उनके मकान मालिक थे, इसलिए वे उन्हें अच्छी तरह जानते थे। मोहित ने बेबसी से कहा, चाचा, आपने सुन लिया। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बेचना नहीं चाहता, पर सबकी मांग देखिए। लोकेश चाचा ने निराशा में एक ठंडी सांस भरी। ठीक है, फिर मेरे 10 पैक कर दो। सच में, ऐसी चीज कम मिलना दिल दुखाता है। स्नेह और सुनील ने भी 10-10 बन ऑर्डर किए। स्नेह ने एक बन को छोटी प्लेट पर रखा और स्ट्रॉ की मदद से उसकी पतली खाल में छेद किया। केकड़े का सत्व, मांस और गाढ़ा शोरबा फिर से बाहर निकला, जिसमें समुद्री भोजन की ताजगी और मुर्गियों के सूप की सौंधी खुशबू घुली थी। स्नेह ने एक लंबी सांस ली और तारीफ की, सिर्फ इसकी खुशबू ही उन जगहों से बेहतर है जहां मैं अब तक गया हूं। सुनील ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इसमें कोई केमिकल या पाउडर मिलाया गया है? जैसे वो खुशबू बढ़ाने वाले मसाले या नकली केकड़ा पाउडर? स्नेह ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। वो चीजें महक तो तेज देती हैं, पर उनका स्वाद बड़ा अजीब और बनावटी होता है। जबकि इस बन में केकड़े की ताजगी और चिकन शोरबे का असली सौंधापन एकदम साफ है। ये स्वाद कोई तकनीक या मिलावट पैदा नहीं कर सकती। सुनील बोला, अगर तुम कह रहे हो, तो सही ही होगा। आखिर तुम ही इस मामले के जानकार लैबोरेटरी एनालिस्ट हो। स्नेह ने बन पर धीरे से फूंक मारी और एक बड़ा घूंट भरा। वह जायकेदार शोरबा और कोमल मांस जब उसके मुंह में पहुंचा, तो वह हसास। पहली बार स्नेह को महसूस हुआ कि उसके पास शब्द कम पड़ गए हैं। वह संतुष्टि और खुशी का एहसास ऐसा था कि इंसान बस उसी में खो जाना चाहता था। इस रसोइये का हाथ जादुई है। पहले जब मैं लखनऊ गया था, तो वहां के केकड़े वाले बनों को सिरके में डुबोना पड़ता था क्योंकि उनका स्वाद थोड़ा फीका था। पर यहाँ इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। स्नेह ने फिर से तारीफ की, नमक का संतुलन इतना सटीक है कि ताज्जुब होता है। कोई हैरानी नहीं कि इसे चमकता हुआ खाना कहा जा रहा है। सुनील ने अंगूठा दिखाकर कहा, मान गए भाई, तुम्हारी पारखी नजर का जवाब नहीं। मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि ये बहुत ताजे और स्वादिष्ट हैं, इससे ज्यादा तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। अंकित और विवेक हाथ में 10-10 बन लिए खड़े थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल से खून टपक रहा हो। पूरे 100 रुपये खर्च हो गए थे। एक नाश्ते पर 3 दिन के खाने का पैसा खर्च हो गया था। दोनों को थोड़ा पछतावा हो रहा था। अंकित ने आह भरी, भाई, मैं भावनाओं में बह गया। सिर्फ 2 चखने के लिए लेने चाहिए थे। विवेक ने भी दुख जताया, वही तो, मैंने एक साथ 10 क्यों खरीद लिए? क्या महीने के आखिर में हम मिट्टी खाकर गुजारा करेंगे? दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से एक लंबी सांस ली। छोड़ो यार, कम से कम चख तो लें, ठंडे होने पर मजा नहीं आएगा। अंकित ने दूसरों की नकल की और बन में छेद किया। जैसे ही अंदर से केकड़े का मांस बाहर निकला, उसे लगा कि पैसा वसूल हो गया है। सच कहूं तो इसके दाम का कुछ तो मतलब है। इसे ऐसे बहते हुए देखना ही अपने आप में सुकून देता है।
विवेक ने भी अपने बन में छेद किया। बातों से पेट नहीं भरता, मुंह में जाएगा तभी पता चलेगा कि यह 100 रुपये के लायक है या नहीं। इतना कहकर उसने उसे मुंह से लगाया और एक घूंट भरा। आह, ओफ, बहुत गर्म है, जल गया। उफ उफ। स्वाद महसूस करने से पहले ही विवेक गर्म शोरबे से अपना मुंह जला बैठा और सिसकियां भरने लगा। अंकित हंसा, हाहा, और करो जल्दी। क्या तुमने नहीं देखा कि बाकी सब फूंक मार रहे थे? कढ़ाई से ताजे निकले हैं तो गर्म तो होंगे ही। कुछ मुझसे सीखो। इतना कहकर अंकित ने छेद पर फूंक मारी और जब तापमान थोड़ा कम हुआ तब उसे मुंह से लगाया। वह शोरबा, केकड़े का मांस और सत्व जब उसके मुंह में पहुंचा तो स्वाद ने एक ही पल में अंकित को अपना गुलाम बना लिया। अंकित की आंखों में जैसे आंसू आ गए। उसने अपनी खाली जेब के बारे में सोचा और खुद से ही गुनगुनाते हुए बोला, इस बन की कोई गलती नहीं है भाई, इसमें भला इसकी क्या खता। सारी गलती तो मेरी है कि मैं बेवकूफों की तरह गरीब हूं। अध्याय 64, लेवल अप 9 स्टार लग्जरी वैन। केकड़े के मांस वाले रसीले बनों का आकर्षण वाकई बेमिसाल है। भले ही एक बन की कीमत 10 रुपये थी, लेकिन रात भर जागकर मोहित द्वारा मेहनत से बनाए गए वे बन मात्र 2 घंटों में ही पूरी तरह बिक गए। इसके अलावा आज सुबह की कमाई ने मोहित के लिए अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कुल बिक्री 17,932 रुपये। सिर्फ एक सुबह में 10,000 रुपये से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा, ऐसा मोहित ने सपने में भी नहीं सोचा था। घर पहुंचकर बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसे ये सब किसी हकीकत जैसा नहीं लग रहा था। उसने दोपहर को आराम करने का फैसला किया, क्योंकि पिछली रात की कड़ी मेहनत के कारण वह पूरी तरह टूट चुका था। डिंग, तिमारपुर बस्ती के 18 घुमाव का टास्क पूरा हुआ। संपूर्ण बन रेसिपी के स्थायी उपयोग के अधिकार प्राप्त हुए, 1000 पॉइंट्स मिले और तिमारपुर के 18 घुमाव पर 15 वर्ग मीटर के स्थायी स्टॉल का अधिकार प्राप्त हुआ। डिंग, लगातार 5 दिनों तक रोजाना कम से कम 1000 छोटे बन बेचने का टास्क पूरा हुआ। सोलर फॉर्चून कैट हरा के स्थायी अधिकार प्राप्त हुए, 2000 पॉइंट्स मिले। वर्तमान पॉइंट्स 4000। वर्तमान में अपग्रेड करने योग्य चीजें 7 स्टार हॉन गुआंग वैन हरा 10,000 पॉइंट्स चाहिए। बुनियादी बर्तन सेट सफेद 2000 पॉइंट्स। चंदन की माला हरा 10,000 पॉइंट्स। खजाना पेटी हरा 10,000 पॉइंट्स। बन बनाने के उपकरण सफेद 2000 पॉइंट्स। सोलर फॉर्चून कैट हरा 10,000 पॉइंट्स। मेजबान की दैनिक बिक्री पहली बार 15,000 रुपये से अधिक हुई। शेफ लेवल बढ़कर हुआ LV 20। मेजबान का लेवल 20 पहुंचने पर सामग्री बाजार इंग्रेडिएंट मॉल अनलॉक हो गया है। सामग्री बाजार, मेजबान अपने राज्य में उपलब्ध सभी सामग्रियां यहां से खरीद सकता है। नोट, जंगली जानवरों की खरीद वर्जित है। मेजबान के पास इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण निजी काम हैं। साप्ताहिक टास्क फिलहाल स्थगित किए जाते हैं। मेजबान की बदली हुई मानसिकता को देखते हुए टास्क अब यात्रा मोड ट्रैवल मोड में बदल दिए जाएंगे। यात्रा फंड के लिए 10,000 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अपने काम पूरे होने पर दोबारा शुरू करने के लिए मन में स्टार्ट कहें। सिस्टम के इन नोटिफिकेशन को देखकर मोहित ने चैन की सांस ली। ये सिस्टम काफी समझदार निकला। उसे पता था कि मोहित को अपने चाचा के स्वास्थ्य और ऑपरेशन के काम निपटाने हैं, इसलिए उसने फिलहाल टास्क रोक दिए। उसे वाकई इस समय की जरूरत थी। इसके अलावा अचानक मिले 10,000 पॉइंट्स उसके लिए किसी बड़ी लॉटरी जैसे थे, जिससे वह किसी एक चीज को अपग्रेड कर सकता था। अब सवाल था कि किसे अपग्रेड किया जाए। मोहित की नजर अपनी सभी चीजों पर गई। फॉर्चून कैट और चंदन की माला अभी इतने जरूरी नहीं थे। बनों के बर्तन अभी ठीक काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें अपग्रेड करने का कोई खास फायदा नहीं था। अब विकल्प बचे थे खजाना पेटी और उसकी 7 स्टार हॉन गुआंग वैन। खजाना पेटी के प्रभाव बहुत जबरदस्त थे, उसे अपग्रेड करना फायदे का सौदा होता। लेकिन मोहित अब अपने चाचा को पूरी दुनिया की सैर पर ले जाने की योजना बना रहा था, इसलिए अपनी वैन को अपग्रेड करना उसे ज्यादा सही लगा। अगर अपग्रेड करने के बाद यह एक कारवां या लग्जरी वैन बन जाए तो कितना अच्छा होगा। यही सही रहेगा। मोहित ने तुरंत फैसला किया, 7 स्टार हॉन गुआंग को अपग्रेड करो। चर्रा चर्रा चर्रा। जैसे ही मोहित ने कहा, आंगन में गियर्स के घूमने की जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी। फिर उसकी पुरानी वैन के पुर्जे पुर्जे अलग हो गए और हवा में तैरने लगे। सफेद रोशनी की एक चमक हुई और सारे पुर्जे दोबारा आपस में जुड़ गए। डिंग, 7 स्टार हॉन गुआंग वैन अपग्रेड हो गई है। प्राप्त वस्तु उद्यमी 9 स्टार हॉन गुआंग लग्जरी वैन। 9 स्टार हॉन गुआंग 300 किलोमीटर घंटा की अधिकतम रफ्तार, विशेष आरवी सीटें, सोफा बेंच, बहुउद्देशीय कुकिंग स्टेशन, ऊपर की तरफ फोल्डिंग बेड, गद्दे सहित बर्तन धोने का सिंक, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, कार फ्रिज, टॉयलेट आदि से सुसज्जित। यह असल में एक चलता फिरता आलीशान घर है। विशेष नोट, कृपया इसमें डीजल ही भरवाएं। विशेष गुण, ये गाड़ी किसी भी पर्यटन स्थल या पार्किंग में मुफ्त खड़ी की जा सकती है और इसे वहां बिक्री करने का लाइसेंस और अनुमति स्वतः प्राप्त हो जाएगी। नोट, यातायात नियमों का पालन करें। इसमें L5 स्तर का पुनर्तः स्वचालित ड्राइविंग सिस्टम ऑटोमेटिक ड्राइविंग भी है। गजब, मोहित ने हैरानी और खुशी से चिल्लाते हुए आंगन की ओर दौड़ लगा दी ताकि वह अपनी नई गाड़ी देख सके।
गाड़ी लगभग 6 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची थी, जिसका बाहरी हिस्सा सफेद और चमकदार था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अंदर का नज़ारा किसी आलीशान फ्लैट जैसा था। अंदर लकड़ी का काम किया गया था, फर्श बहुत आरामदायक था और पूरे माहौल में एक ताजगी भरी खुशबू थी। लिविंग एरिया में सोफा और मेज थी जो बहुत ही आरामदायक लग रही थी। बेडरूम एरिया में 2 सिंगल बेड थे, जिन पर बहुत ही कोमल और गर्म कंबल रखे हुए थे। और जब उसने किचन एरिया देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेडरूम के बाद सबसे ज्यादा जगह किचन को ही दी गई थी। वहां हर तरह के आधुनिक बर्तन और चूल्हे मौजूद थे। अरे भाई, इस गाड़ी के बाद अब घर खरीदने की जरूरत किसे है? मोहित पूरी तरह संतुष्ट था। सिस्टम की चीजें वाकई बेमिसाल थीं। इसमें L5 लेवल का ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम भी था, पता नहीं ये किस स्तर का होता है, पर जो भी हो, मोहित अब बस उस कोमल बिस्तर पर लेटना चाहता था। वह बेडरूम में गया और बिस्तर पर लेटते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह बादलों पर लेटा हो। जल्द ही कमरे में मोहित के खर्राटों की हल्की आवाज गूंजने लगी। ऑपरेशन बहुत सफल रहा। हमने सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे शरीर पर कम से कम असर पड़े। ट्यूमर हटते ही मरीज की नसों पर दबाव खत्म हो गया है और वे जल्द ही होश में आ जाएंगे। कुछ दिन की निगरानी के बाद हम उन्हें छुट्टी दे देंगे। डॉक्टर की बातों ने मोहित को आज की तकनीक की ताकत का एहसास कराया। उसने सोच लिया कि पैसा कमाना कितना जरूरी है। एक तरफ मामूली तकनीक से ऑपरेशन में कई जोखिम होते हैं, वहीं थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके लेजर तकनीक से चाचा को कोई तकलीफ नहीं हुई। शायद ये किस्मत ही थी कि ट्यूमर खतरनाक नहीं था। होश में आते ही मोहित ने औपचारिकताएं पूरी की और अपने चाचा को घर ले आया। दुबले पतले चाचा के चेहरे पर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका कोई ऑपरेशन हुआ है, वे पहले से भी ज्यादा स्वस्थ दिख रहे थे। अब अगली सुबह चाचा के सामने जो नज़ारा होने वाला था, उसे स्वीकार करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला था। मोहित बस उसी पल का इंतजार कर रहा था। अध्याय 65, चाचा का झटका। तू क्या कह रहा है कि अब तू एक दिन में हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार रुपए कमा सकता है? और तूने मेरे उस हाथ ठेले की जगह ये 9 स्टार हॉन गुआंग लग्जरी वैन ले ली। और मेरे ऑपरेशन का सारा खर्चा तूने पिछले 2 हफ्तों की अपनी कमाई से भर दिया। चाचा ने मोहित को ऊपर से नीचे तक देखा और बहुत ही गंभीर लहजे में पूछा, सच बता, क्या तूने किसी अमीर महिला को तो नहीं पटा लिया? इस लड़के की शक्ल सूरत और कद काठी ऐसी है कि किसी अमीर मेम साहब को अपनी बातों में उलझाना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। चाचा को लगा कि इतने कम समय में इतनी तेजी से पैसा कमाने का इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है। मोहित अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसने तुरंत मना किया, अरे नहीं चाचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वाकई बाहर जाकर बेचता था। चाचा एकदम चौंक गए, क्या तू बाहर जाकर खुद को बेचता था? उससे तो अच्छा था कि किसी अमीर मेम साहब को ही पटा लेता। अब मैं तेरे स्वर्गवासी माता पिता को क्या जवाब दूंगा? मोहित ने अपना सिर पकड़ लिया, उसके पास अब शब्द ही नहीं बचे थे। वह बस अपने चाचा की आस्तीन पकड़कर उन्हें घर के अंदर ले गया और वहां रखे रसोई के अलग अलग आधुनिक उपकरणों की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं खुद को नहीं बेच रहा था। और न ही मैंने किसी अमीर औरत को पटाया है। मैंने ये पैसे सुबह का नाश्ता और रात का खाना बेचकर कमाए हैं। चाचा ने कमरे में रखे स्टीमर और उन अनजान बर्तनों को देखा। उन्हें मोहित की बात पर 0.0001 भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने खुद कभी नाश्ता बेचा था। किसी दिन 300 रुपये की कमाई हो जाए तो उसे किस्मत वाला दिन मानते थे, और यहाँ ये हजारों की बात कर रहा था। किसी भूत को जाकर उल्लू बना। चाचा की आंखों में साफ अविश्वास देखकर मोहित ने सफाई देना बंद कर दिया। उसने सीधा फ्रिज खोला और फ्रीजर से पत्थर जैसे जमे हुए कुछ चावल के नूडल्स और कुछ बन बाहर निकाले। ये मैंने कल परसों बनाए थे, जरा इन्हें गर्म होने दीजिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत जल्द बन गर्म हो गए और चाचा मेज पर बैठ गए। वे उन खुशबूदार नूडल्स और बनों को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। क्या वाकई ये तूने बनाए हैं? पहले तो तुझे सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स बनाने ही आते थे। मोहित ने जवाब दिया, कहावत है ना चाचा, 3 दिन बाद मिलने वाले विद्वान को नई नजरों से देखना चाहिए। आपने मुझे 21 दिनों से नहीं देखा, तो आपको 7 गुना ज्यादा गौर से देखना होगा। इसे चखिए, फिर आपको समझ आएगा कि मैं रोज हजारों कैसे कमा लेता हूँ। चाचा ने चम्मच उठाया और नूडल्स का एक टुकड़ा खाया। भले ही जमने की वजह से स्वाद पर थोड़ा असर पड़ा था, फिर भी उसका 70-80% जायका बरकरार था। बिना किसी अतिरिक्त चटनी के भी वे चाचा को बहुत स्वादिष्ट लगे। फिर उन्होंने एक बन उठाया। उसका स्वाद इतना गहरा था कि एक ही निवाले में रसीला शोरबा उनके मुंह में भर गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बन कभी नहीं खाया था। चाचा ने मोहित को अविश्वास से देखा, क्या सच में ये तूने ही बनाए हैं? सिर्फ 20 दिनों में तेरा हुनर इतना बढ़ गया? मोहित मुस्कुराया, आपको कहानियां पढ़ना पसंद है ना? कभी जन्मजात पाक कला के उस्ताद के बारे में सुना है? बस वही समझ लीजिए। चाचा ने तंज कसा, बकवास, कहानियां काल्पनिक होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तू बस ध्यान रख, कहीं ज्यादा हवा में उड़ने के चक्कर में बूढ़ा होने पर बाल लाल ना हो जाएं। तू दोबारा कब खाना बनाएगा?
मुझे वाकई इस जादू पर यकीन नहीं हो रहा। मोहित ने उनके सवाल का जवाब देने के बजाय पूछा, चाचा, अगर मैं आपको अभी किसी यात्रा पर ले जाऊं, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? सिस्टम अभी छुट्टी पर था, इसलिए इस काम करने वाले मजदूर को चालू रखने के लिए मंजिल तय करना जरूरी था। चाचा ठिठक गए, तू अचानक ये क्यों पूछ रहा है? मोहित ने आंगन में खड़ी 9 स्टार हॉर्न गुआंग वैन की तरफ इशारा किया और कहा, हम इतने सालों से इस एक जगह पर सिमटे हुए हैं, सच कहूं तो अब यहाँ सब कुछ एक जैसा लगने लगा है। अब जब हमारे पास ये गाड़ी है, तो क्या इसे बाहर घुमाने ले जाना बढ़िया नहीं रहेगा? चाचा ने थोड़ा झेपते हुए अपना सिर खुजलाया, घूमने में कोई बुराई नहीं है बेटा, पर अस्पताल के चक्करों में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। और पैसों का क्या होगा? मोहित ने अपना सीना ठोककर कहा, चलिए तो सही, आज दोपहर मैं आपको अपने बनों की ताकत दिखाता हूँ। चाचा हंसे, तू तो बड़ा उस्ताद निकला। मोहित ने चाचा को आंगन में ले जाकर लग्जरी वैन के अंदर सोफे पर बिठाया, फिर खुद ड्राइवर की सीट संभाली और गाड़ी बाहर निकाल ली। आरामदायक सोफे पर बैठे चाचा ने सहजता से पूछा, वैसे उसकी उम्र क्या है? पूछने के बाद चाचा ने मन ही मन सोचा कि वे एक आधुनिक सोच वाले बुजुर्ग हैं। अगर यह सच्चा प्यार है, तो वे अपनी दुआएं ही देंगे, किसी पुराने खूसट की तरह बीच में नहीं पड़ेंगे। वे बस ये जानने को उत्सुक थे कि वह महिला कितनी बड़ी है जिसे मोहित डेट कर रहा होगा, और क्या वे आगे चलकर बच्चे। मोहित को आखिरकार उनकी बात का मतलब समझ आया और उसने मजाकिया लहजे में सफाई दी, मैं सच में किसी अमीर औरत के चक्कर में नहीं हूं चाचा। आप बस आज दोपहर मेरी बिक्री देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। दोनों मंडी में घूमे, जहां कई दुकानदारों ने मोहित का अभिवादन किया। ये देखकर चाचा को थोड़ा और यकीन होने लगा, पर वे चाहे जितना भी दिमाग लड़ा लें, वे ये कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि सड़क पर सामान बेचकर कोई दिन के हजारों कैसे कमा सकता है। मोहित ने कसाई से बीफ, एक पुरानी मुर्गी, चर्बी और फिर एक महिला दुकानदार से प्याज और पनीर खरीदा। फिर उसने थोड़ा जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर लिया और चाचा के साथ घर लौट आया। आज का प्लान कुछ नया नहीं था, बस चटपटा बीफ और मलाई टोफू वाले बन बनाने थे। घर पहुंचते ही मोहित ने मुर्गी काटी और सूप बनाने के लिए उसे मिट्टी के बर्तन में चढ़ा दिया, फिर बन बनाना शुरू किया। मोहित को बड़ी कुशलता से तेल निकालते, आटा गूंथते और स्टफिंग तैयार करते देख चाचा दंग रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और वे खुद पर ही शक करने लगे। क्या मैं सालों से कोमा में था? इस बच्चे का हुनर तो मुझसे कोसों आगे निकल गया है। क्या वाकई इसमें कोई जादुई प्रतिभा है? क्या मेरी जिंदगी के इतने साल बेकार गए? यह विज्ञान तो नहीं है, पर जादुई जरूर है। चाचा के चकराए हुए चेहरे को देखकर मोहित को मजा आ रहा था और उसने अपना हुनर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहित ने दाएं हाथ में बन की लोई पकड़ी और बाएं हाथ से चटपटे बीफ की स्टफिंग भरी, और अपनी फुर्तीली उंगलियों से पलक झपकते ही बन को आकार देकर बंद कर दिया। कैसा लगा चाचा? मैं झूठ नहीं बोल रहा था ना? चाचा ने आह भरी, क्या मेरी यह गलती थी कि मैंने तुझे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा और रसोई में नहीं आने दिया? तेरे इस हुनर के साथ तो तू अब तक कहीं का कहीं पहुंच गया होता। मोहित मुस्कुराया, ज्यादा आगे की सोचने का क्या फायदा? अगर आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा न किया होता, तो मैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। अब जब मैं थोड़े पैसे कमा सकता हूं, तो चलिए जिंदगी का आनंद लेते हैं और अपने देश की खूबसूरती देखते हैं। क्या आप हमेशा नहीं कहते थे कि मौका मिलने पर आप बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं? लीजिए, अब वो मौका हमारे सामने है। चाचा जोर से हंसे, ठीक है, ठीक है, आज दोपहर मैं पक्का तेरे साथ चलूंगा ये देखने के लिए कि तू दिन के हजारों कैसे बनाता है। भविष्य में ये चाचा तेरे साथ अच्छे खाने के मजे लेगा। मोहित ने बनों से भरे बांस के स्टीमर गैस पर रखे और फिर चिकन सूप को चेक किया। मजे तो आप बाद में लीजिएगा, अभी आपको सिर्फ हल्का खाना ही खाना है। एक बार आप पूरी तरह ठीक हो जाएं, फिर आप जो कहेंगे मैं वही बनाऊंगा। सूप 2 घंटे से उबल रहा था और उसकी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। भले ही मोहित के पास चिकन सूप की कोई सिस्टम वाली रेसिपी नहीं थी, पर उसका लेवल 20 शेफ लेवल कोई मजाक नहीं था। उसके लिए सूप बनाना बच्चों का खेल था और उसका स्वाद वाकई लाजवाब था। चाचा को चुपचाप बैठकर सूप की चुस्कियां लेते देख मोहित को बहुत सुकून मिला। आखिरकार इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इस दुनिया में अकेले रह पाना बहुत मुश्किल और अकेलापन भरा काम है। अध्याय 66, क्या ये तीनों घर पर कैंटीन चलाते हैं? अरे भाई, क्या ये सच है कि छोटे उस्ताद ने वाकई ना आने का फैसला कर लिया है? यही तो बात है, धंधा इतना बढ़िया चल रहा था, फिर वह अचानक कैसे आना बंद कर सकता है? अब तो नया साल भी करीब है, मुझे लगता है वह अब वापस नहीं आएगा। सुनीता चाची ने एक ठंडी सांस भरी, जब से छोटे उस्ताद के बन मिलना बंद हुए हैं, मेरे बड़े पोते ने ठीक से खाना ही छोड़ दिया है। बस तसल्ली इस बात की है कि उस्ताद के मशरूम और हरी सब्जी वाले बन खाकर उसने कम से कम सब्जियां खाना तो सीख लिया। लोकेश चाचा ने अपने हाथ में पकड़े साधारण बन दिखाते हुए कहा, मैं अभी बाहर से ये बन खरीद कर लाया हूँ। चलिए, साथ मिलकर थोड़ा चखते हैं। प्रोफेसर खन्ना ने अपने चम्मच से एक बन उठाया, एक निवाला लिया और आह भरी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जमीन आसमान का अंतर है, पर वह स्वाद नहीं है। इस बन की परत में कोई लचीलापन नहीं है और स्टफिंग बहुत ज्यादा नमकीन है।
लोकेश चाचा ने एक और बन उठाया, पर उसमें कोई मजा नहीं आ रहा था। इंसानों की तुलना इंसानों से करो तो जलन होती है, और चीजों की तुलना करो तो फेंकने का मन करता है। पहले मुझे ये बन अच्छे लगते थे, पर अब मैं इन्हें देखना भी नहीं चाहता। अगर बनों की इतनी तलब न लगी होती, तो मैं इन्हें कभी ना खरीदता। वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक युवक मुस्कुराते हुए उनके पास आया और लोकेश चाचा से बोला, नमस्ते अंकल। हमने सुना है कि पास ही कोई बहुत स्वादिष्ट बन बेचता है। क्या आपको पता है वह स्टॉल कहाँ है? लोकेश चाचा ने सिर उठाया और देखा कि वहां 3-4 युवक खड़े थे। उन्होंने मायूसी से कहा, तुम बहुत देर से आए हो बेटा। वह बन वाला स्टॉल यहाँ लगे अरसा हो गया। युवक ने लोकेश चाचा के हाथ में पकड़े बनों की तरफ इशारा किया, क्या ये वो बन नहीं है जो आपने खरीदे हैं? लोकेश चाचा ने थके हुए अंदाज में सिर हिलाया, अरे कहाँ भाई, आसपास भी नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो बन बादलों जैसे मुलायम थे और उनकी स्टफिंग, अरे तेरी। लोकेश चाचा अचानक चिल्लाए, फिर एक तरफ इशारा करते हुए सुनीता चाची से बोले, सुनीता बहन, तुम्हारी नजरें तेज हैं। देखो जरा, क्या वह छोटा उस्ताद अपना स्टॉल लगा रहा है? सुनीता चाची ने झट से नजरें घुमाई और मोहित के स्टॉल वाली जगह पर किसी को गाड़ी से सामान उतारते देखा। थोड़ी देर गौर से देखने के बाद चाची ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह छोटा उस्ताद नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। लोकेश चाचा थोड़े ठिठक गए, क्या वाकई मुझे गलतफहमी हुई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन गाड़ी भी पहले वाली नहीं लग रही थी। हम अचानक सुनीता चाची वहां से भागने क्यों लगी? अरे सत्यानाश! लोकेश चाचा अचानक बेचैन हो गए और दौड़ती हुई सुनीता चाची के पीछे भागते हुए चिल्लाए, धत तेरे की सुनीता! तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे चकमा दिया। प्रोफेसर खन्ना एक पल के लिए समझ नहीं पाए, फिर उन्हें एहसास हुआ, क्या वाकई छोटा उस्ताद वापस आ गया है? लोकेश चाचा और सुनीता चाची को पागलों की तरह दौड़ते देख प्रोफेसर साहब भी बेचैन हो गए। तुम दोनों रुको, थोड़ा पहले पहुंचने से क्या तुम्हें ज्यादा बन मिल जाएंगे? वे 3 युवक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और उन 3 बुजुर्गों को हवा की रफ्तार से भागते हुए देखते रहे। अभी कुछ देर पहले तो वे कमजोर और लाचार लग रहे थे, अचानक वे खरगोश से भी तेज कैसे भागने लगे? क्या हमें भी चलकर देखना चाहिए? उन्हें देखकर तो लग रहा है कि शायद यह वही बन वाला है। जब यहाँ तक आए ही हैं और पुराने उस्ताद और सूरज ने अपने शो में इन बनों की इतनी तारीफ की है, तो चखना तो बनता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, हमें भी तो देखना चाहिए कि ये बन वाकई इतने लाजवाब हैं कि जमीन पर गिर जाएं तो इंसान उठाकर खा ले। मोहित और चाचा सामान उतारने में व्यस्त थे। मोहित नहीं चाहता था कि चाचा कोई काम करें, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ था और उन्हें आराम करना चाहिए था। लेकिन चाचा चैन से नहीं बैठ पा रहे थे और मदद करने की जिद पर अड़े थे। किस्मत से सामान ज्यादा भारी नहीं था, इसलिए मोहित ने उन्हें करने दिया। सामान उतारने के बाद चाचा ने बड़े गर्व से मोहित से कहा, बन बेचना और ग्राहकों को बुलाना मुझ पर छोड़ दे। मैं देख कैसे सबको यहाँ खींच लाता हूँ। मोहित कहने ही वाला था कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बनों की खुशबू ही काफी है, पर चाचा ने काम शुरू कर दिया था। तभी एक दुबला पतला युवक स्टॉल के पास से गुजरा और चाचा ने उसे आवाज दी, ओ भाई साहब, बन लोगे? पुनीत, जो अपने घर की ओर जा रहा था, यह आवाज सुनकर ठिठक गया। वह तुरंत एक बड़ी मुस्कान के साथ पास आया, हाँ बिल्कुल। उसने 3 बीफ बन खरीदे और खुशी खुशी चला गया। चाचा ने मोहित को एक विजयी मुस्कान दी, कैसा रहा? मोहित ने उन्हें अंगूठा दिखाया, मान गए चाचा, कमाल कर दिया। चाचा ने बड़े गर्व से समझाया, मैं तुझे बताता हूँ, इन दुबले पतले लड़कों को थोड़ा सम्मान से बुलाओ, तो ये मना नहीं कर पाते। वे अभी बात कर ही रहे थे कि उन्होंने अपनी ही उम्र के 3 बुजुर्गों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। चाचा तुरंत चिल्लाए, भाइयों और बहनों, इतनी जल्दी क्या है? इतना तेज दौड़ोगे तो सांस फूल जाएगी, घबराओ मत, आराम से यहाँ आओ और थोड़ा सुस्ता लो। सुनीता चाची अपनी रोजाना की कसरत की वजह से सबसे पहले स्टॉल पर पहुंची। इस दौड़ के बाद उनकी सांस तक नहीं फूली थी। चाचा ने एक डिस्पोजेबल कप निकाला, थमस से थोड़ा पानी डाला और चाची को थमाया, बहन, इतनी क्या जल्दी है? थोड़ा पानी पियो और शांत हो जाओ। सुनीता चाची का चेहरा उत्साह से भरा था, उन्होंने भाप छोड़ते बनों पर एक नजर डाली और फिर चाचा से बोली, और क्या जल्दी होगी भाई? मैं बस जल्दी से इन बनों का स्वाद चखना चाहती थी। फिर वे मोहित की ओर मुड़ी, उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, छोटे उस्ताद, आज अचानक कैसे आ गए? क्या अब तुम रोज यहीं आओगे? मोहित ने सिर हिलाया, आज तो बस इत्तेफाक से आ गया चाची। अब जब तक कोई खास बात ना हो, मेरा वापस आना मुश्किल है। लोकेश चाचा बिल्कुल सही समय पर पहुंचे और मोहित की बात सुन ली। क्यों नहीं आओगे भाई? तुम्हारे बनों के बिना तो मुझे समझ ही नहीं आता कि रोज क्या खाऊं। मोहित मुस्कुराया, मैं अब भविष्य में थोड़ा बाहर घूमने और यात्रा करने का मन बना रहा हूँ। लोकेश चाचा ने आह भरी, मुझे लगा था तुम यहाँ टिकोगे। खैर, जो भी हो, अभी मेरे दिल की शांति के लिए मुझे 100 बन दे दो। चाचा ये सुनकर दंग रह गए और अविश्वास से पूछा, भाई साहब, आपने कितने बन कहा? 100? चूंकि छोटा उस्ताद आखिरी बार यहाँ आया है, तो आज तो कोई लिमिट नहीं होगी ना?
मोहित ने सिर हिलाया, आज कोई लिमिट नहीं है। वह असल में चाचा की सेहत को लेकर फिक्रमंद था। सर्दी का मौसम था, जितनी जल्दी बिक्री खत्म होती, चाचा को ठंड में उतना ही कम समय बिताना पड़ता। सुनीता चाची यह सुनकर झूम उठी कि आज कोई लिमिट नहीं है, मुझे 200 दे दो। उन्हें पैक करके एक तरफ रख देना, मैं अभी घर जाकर अपनी छोटी ट्रॉली लेकर आती हूँ। लोकेश चाचा ने ये सुना तो तुरंत अपना ऑर्डर बदल दिया, फिर मुझे भी 200 ही दे दो। प्रोफेसर खन्ना ने भी साथ दिया, मेरे भी 200। लोकेश भाई, वापस जाते समय मेरी ट्रॉली भी ले आना, मैं यहाँ अपने बनों की रखवाली करता हूँ। लोकेश चाचा ने कुछ पैसे मेज पर रखे, एक बन उठाया और घर की ओर भागे। मेरे बनों पर नजर रखना, अगर एक भी कम हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चाचा उन तीनों को जाते हुए देखते रहे, उनका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। भला घर के लिए कोई सैकड़ों बन क्यों खरीदता है? थोड़ी उलझन के साथ चाचा ने मोहित की ओर देखा, बेटा, क्या ये तीनों घर पर कोई कैंटीन चलाते हैं? अध्याय 67, क्या छोटा उस्ताद वापस आ गया है? ध्यान दें, ध्यान दें। छोटे उस्ताद की बन की दुकान आखिरी बार खुली है। वही पुरानी रेसिपी, वही पुराना स्वाद और वही पुरानी जगह। जल्दी आइए और खरीदिए, अगर आज यह मौका हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। लोकेश चाचा अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने अपना फोन निकाला और व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज छोड़ दिया। वह मैसेज शांत झील में ब्रह्मोस मिसाइल दागने जैसा था। देखते ही देखते मैसेज की बाढ़ आ गई और पूरे ग्रुप में तहलका मच गया। क्या बात कर रहे हो? सच में, क्या छोटा उस्ताद वाकई वापस आ गया है? वही जो रसीले बन बेचता है? अरे बाप रे, जल्दी करो। लोकेश चाचा ने पक्का अपना हिस्सा खरीदने के बाद ही यह मैसेज भेजा होगा। अगर हम नहीं भागे तो हमें बनों की खाली टोकरियां ही मिलेंगी। हे भगवान, मैं अभी रिश्तेदारों के यहाँ आया हुआ हूँ। यह अचानक कैसे हो गया? अगर मुझे पता होता तो मैं आज घर से बाहर कदम भी नहीं रखता। क्या कोई मेरे लिए 100 रुपये के बन खरीद सकता है? शुक्र है भगवान का कि मैं आज रात की ट्रेन से गांव जा रहा हूँ, हा हा हा। मैं छोटे उस्ताद के बन साथ ले जाऊंगा, पूरी बोगी में मेरा ही रुतबा होगा। सब लोग अपनी अपनी ट्रॉली ले आओ। आज कोई लिमिट नहीं है, जितना खरीदोगे उतना जीतोगे। फालतू खरीदो और फ्रिज में जमा लो। उस्ताद कह रहा है कि आज के बाद वह दूसरे राज्य जा रहा है, तो फिर कभी दर्शन नहीं होंगे। आखिरी मैसेज भेजने के बाद लोकेश चाचा ने फोन जेब में रख लिया। उनके हाथ में मौजूद गरम बन बस चखे जाने का इंतजार कर रहा था। वे तीन युवक मोहित के स्टॉल पर पहुंच चुके थे। उनमें से विशाल को कॉमेडी शो सुनने का बहुत शौक था, खासकर सूरज का मजाकिया अंदाज उसे बहुत पसंद था। चूंकि सूरज ने अपने शो में इस स्टॉल की इतनी जबरदस्त तारीफ की थी, तो एक फैन होने के नाते विशाल यहां आना अपना फर्ज समझता था। चाचा ने मुस्कुराते हुए उन तीनों का स्वागत किया, आइए नौजवानों, क्या कुछ गर्मा गर्म बन चखना चाहोगे? स्वाद की गारंटी है, पसंद न आए तो पैसे वापस। स्टॉल पर आने से पहले घर पर ही कुछ बन पका लिए गए थे। लोकेश चाचा, सुनीता चाची और प्रोफेसर साहब को बेचने के बाद भी थोड़े बन बचे थे। विशाल ने गोल मटोल और फूले हुए छोटे बनों को देखा और उसकी भूख जाग गई। आटे की सौंधी महक सूंघकर उसे एहसास हुआ कि उसे वाकई जोर की भूख लगी है। आमतौर पर विशाल बीफ बड़े का मीट ज्यादा नहीं खाता था, क्योंकि उसका मानना था कि वह थोड़ा सख्त होता है और दांतों में फंस जाता है। लेकिन अपने पसंदीदा कलाकार की बात रखने के लिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। हमें 6 चटपटे बीफ बन और 5 मलाई टोफू बन दे दीजिए। बिल्कुल बेटा, अभी देता हूँ। चाचा ने फुर्ती से उनके लिए बन पैक किए और समझदारी दिखाते हुए एक छोटी थैली में मिर्च वाली चटनी चिली ऑयल भी रख दी। विशाल ने बन तो ले लिए, पर वह वहां से गया नहीं। उसे उत्सुकता थी कि क्या ये बन वाकई उतने ही अच्छे हैं जितना सूरज ने बताया था, या ये सिर्फ एक कलाकार की तरफदारी थी। उसने एक बन को हल्का सा दबाया। बन की खाल इतनी मुलायम थी जैसे वह रुई के फाहे को छू रहा हो। उसकी बारीक और सुंदर चुन्नटें देखने में बहुत आकर्षक लग रही थीं। बन के ठीक बीचों बीच जहां सारी चुन्नटें मिलती थीं, वहां अंदर के रसीले मांस के तेल से एक छोटा सा लाल धब्बा उभर आया था। उस लाल रंगत को देखते ही विशाल के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। बन थोड़े गर्म थे, पर कड़कड़ाती ठंड में वे हाथों को सुकून दे रहे थे। विशाल ने धीरे से बन को बीच से तोड़ा। अंदर की स्टफिंग देखते ही उन तीनों दोस्तों के मुंह में पानी आ गया। विशाल कसम खा सकता था कि उसने अपनी जिंदगी में आज तक इतने लुभावने बन नहीं देखे थे। तेल से चमकता हुआ भूरे रंग का कीमा और उसका हल्का लाल रस बन की अंदरूनी परत में आधा समा चुका था। यह ऐसा नजारा था जिसे कोई भी खाने का शौकीन मना नहीं कर सकता। भारतीय खाने में रंग, रूप और खुशबू का बड़ा महत्व है। स्वाद तो अभी चखा भी नहीं था, पर रंग और खुशबू के मामले में विशाल ने इसे दुनिया का सबसे महान बन घोषित कर दिया। अगर यह बन रूप के मामले में अव्वल था, तो इसकी खुशबू तो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया की थी। सबसे पहले मांस की सौंधी महक आए, और उसके तुरंत बाद जीरे और मसालों की तेज खुशबू ने उसे घेर लिया। हैरानी की बात यह थी कि मसालों की महक ने मांस के असली स्वाद को दबाया नहीं था, बल्कि उसे और उभार दिया था। उसमें हल्की सी काली मिर्च और प्याज की भी महक थी, जो बिना किसी भारीपन के जायके को बढ़ा रही थी।
बाकियों का तो पता नहीं, पर विशाल खुद को रोक नहीं पाया। उसने आधा बन मुंह में डाल लिया। उसे अपनी जुबान पर बन के आटे की कोमलता महसूस हुई, और जल्द ही उस चटपटे कीमे के जायके ने उसके स्वाद के कोशों पर कब्जा कर लिया। एक हल्का सा बाइट लेते ही उसे किसी भी तरह का भारीपन महसूस नहीं हुआ। बेहद कोमल, रसीला और जायकेदार। जैसे ही प्याज के छोटे टुकड़े मुंह में फटे, उनमें से मांस का सत्व फव्वारे की तरह बाहर निकला। वह स्वाद इतना दिव्य था कि विशाल को लगा जैसे वह सातवें आसमान पर पहुंच गया हो। विशाल के चेहरे पर फैली उस परमानंद की शांति को देखकर उसके दोस्त आर्यन को थोड़ी हंसी आ गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और बुदबुदाया, देख तो जरा विशाल को। बन खाते हुए इसके चेहरे के हाव भाव कितने अजीब और मजेदार हो गए हैं। दूसरे दोस्त सुमित ने सिर हिलाया, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गहरी मस्ती में खो गया हो। क्या हमें इसका वीडियो बनाना चाहिए? अगर उसने खुद को इस हाल में देख लिया तो हफ्ते भर शर्म से मर जाएगा। आर्यन ने मना किया, छोड़ यार, बेचारे को चैन से खाने दे। फोटो नहीं खींचते, बस चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इतना कहते ही उन्होंने अपने फोन निकाले और वीडियो मोड ऑन करके विशाल की तरफ कर दिए। कुछ सेकंड रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने चुपके से फोन रख दिए और खुद भी बन खाने लगे। विशाल जब अपनी उस स्वाद की समाधि से बाहर आया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी नशे में था। होश में आने पर भी उसके मुंह में जीरे और मीट का वह लाजवाब जायका बना हुआ था। उसने सिर उठाकर देखा तो पाया कि उसके दोनों दोस्त आर्यन और सुमित खुद भी वैसे ही अजीब और मजेदार चेहरे बनाकर बनों का लुत्फ उठा रहे थे। चुपके से विशाल ने भी अपना फोन निकाला और उन दोनों का वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद उसने फोन रखा और बन पैक कर रहे मोहित से कहा, मान गए उस्ताद, आपका हाथ वाकई जादुई है। मैंने दिल्ली में नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट बन कभी नहीं खाए। अब समझ आया कि सूरज भाई ने अपने शो में आपके स्टॉल का जिक्र क्यों किया था, ये तो वाकई धमाका है। मोहित मुस्कुराया और शुक्रिया कहते हुए बन पैक करता रहा। चाचा बड़े गर्व से बोले, हमारे बन हैं ही ऐसे बेटा, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। क्या कुछ और पैक कर दूं? यह मौका हाथ से गया तो फिर नहीं मिलेगा। ये सुनते ही विशाल तुरंत बोला, मेरे लिए 30 चटपटे बीफ बन और पैक कर दीजिए। इतने लाजवाब बन तो मुझे घर ले जाकर मम्मी पापा को भी चखाने होंगे। अध्याय 68, मैं मान गया। भाई, कोई समझ सकता है क्या? सिर्फ एक बन ही तो खा रहा है, पर इसके चेहरे के हाव भाव तो देखो कितने अजीब हैं। विशाल अभी आर्यन और सुमित का बन खाते हुए वीडियो सूरज के फैन ग्रुप में डालने ही वाला था कि वह ये देखकर हैरान रह गया कि उन दोनों दोस्तों ने 1 मिनट पहले ही उसका वीडियो डाल दिया था। उसने कांपते हाथों से वीडियो खोला और देखा कि वह खुद कितनी गहरी संतुष्टि के साथ बन का लुत्फ उठा रहा था। धत्तेरे की। विशाल को इतना गुस्सा आया कि उसने वीडियो का टाइटल तक नहीं बदला और सीधा उन दोनों के कैप्शन कॉपी करके अपना वीडियो भी ग्रुप में डाल दिया। शुरुआत में ग्रुप में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि विशाल इतने जोश में बन कैसे खा सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद विशाल का डाला हुआ वीडियो देखा, सबकी हंसी छूट गई। ओह भाई, ये तो हंसी के मारे जान ले लेगा। तुम तीनों कर क्या रहे हो? एक दूसरे की इज्जत उतार रहे हो। हा हा हा। विशाल, आज पहली बार तेरा ये रूप देखने को मिला है। क्या तू हमें बता सकता है कि बन खाते समय तू क्या सोच रहा था जो तेरा चेहरा ऐसा बन गया? हंसी रुक ही नहीं रही। अरे बाप रे, मुझे लगा था विशाल का चेहरा सबसे मजाकिया है, पर ये दोनों तो उससे भी 2 कदम आगे हैं। हा हा हा। क्या ये वही बन वाला स्टॉल है जिसकी छोटे सूरज ने सिफारिश की थी? तुम लोगों को वाकई मिल गया। मैं भी यह जानने को उत्सुक हूं कि क्या ये बन वाकई उतने जादुई हैं जैसा तुम लोग दावा कर रहे हो, जैसे इनके पीछे कोई फरिश्ते का हाथ हो, या जैसा सूरज कहता है कि जमीन पर गिर भी जाएं तो 3 सेकंड के अंदर उठाकर खा लेने चाहिए। उनके चेहरे देख लो भाई, क्या अभी भी पूछने की जरूरत है कि बन अच्छे हैं या नहीं? पहले मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इन तीनों को एक दूसरे की पोल खोलते देखकर अब मुझे उन बनों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। अंकित और प्रिया एक दूसरे को नहीं जानते थे और न ही उनके बीच कोई बातचीत थी, लेकिन उनमें एक चीज समान थी, वे दोनों ही सूरज के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन तीनों के हाथों में बन देखकर अंकित को बिजली का झटका सा लगा। क्या ये वही बेहतरीन रसीले बन नहीं हैं जो उसके सपनों में आते थे? अरे ये क्या, छोटा उस्ताद मेरे सोते सोते यहाँ आ गया। किस्मत अच्छी है कि मेरी ट्रेन कल सुबह की है। मैं अभी जाकर वो बन खरीदता हूँ। हा हा हा। प्रिया को बनों के बारे में ज्यादा पता नहीं था क्योंकि उसने वे बन कभी नहीं खाए थे जिनका सब जिक्र कर रहे थे। हालांकि वीडियो में उस्ताद की एक हल्की सी झलक देखकर वह पूरी तरह दंग रह गई। यकीन न होने पर प्रिया ने वीडियो को बार बार पीछे किया और सही जगह पर रोक दिया। सत्यानाश, क्या ये वही चावल के नूडल्स वाला उस्ताद नहीं है जिसे मैं पागलों की तरह ढूंढ रही थी? कोई हैरानी नहीं कि उसके लाजवाब नूडल्स के बारे में कोई खबर क्यों नहीं मिल रही थी। पता चला कि उस्ताद ने नूडल्स बनाना छोड़ दिया और अब बन बनाने लगा है। प्रिया को अचानक बहुत अफसोस और दुख महसूस हुआ। नूडल्स इतने स्वादिष्ट थे तो बन बनाने की क्या जरूरत थी? भारी मन से प्रिया ने स्क्रीनशॉट लिया, मोहित की फोटो खींची और उसे अपने नूडल्स ट्रैकिंग ग्रुप में डाल दिया।
दोस्तों, एक बहुत दुखद खबर है। नूडल्स वाला उस्ताद मिल तो गया है, पर अब वह बन बेचने लगा है। ग्राहकों का एक सैलाब आ रहा था। चाचाओं और चाचियों का एक झुंड, जिनमें से हर एक के पास अपनी ट्रॉली थी, लगभग दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर राहगीर हैरान थे। जिन्हें पता नहीं था, उन्हें लगा कि शायद किसी सुपरमार्केट में मुफ्त अंडे बांटे जा रहे हैं या कोई बहुत बड़ी सेल लगी है। जल्दी चलो भाई, आज इन सब पुराने साथियों ने बहुत ज्यादा माल खरीदने की ठान रखी है। जरा भी देर हुई तो पता नहीं कुछ मिलेगा भी या नहीं। लोकेश, तूने मुझे पहले मैसेज क्यों नहीं किया? अगर मुझे बन नहीं मिले तो मैं तेरे घर पर ही डेरा डाल दूंगा खाने पीने के लिए। सही कहा, अगर बन खत्म हुए तो हम अपनी बोतल और चखना खुद लाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनके बन खत्म ना कर दें। मुझे भी शामिल कर लो। मेरे पास घर पर पुरानी शराब की बोतल रखी है, बनों के साथ मजा आ जाएगा। अरे, वो दिख गया। वाकई वही छोटा उस्ताद है। भाइयों, हमला! धावा बोल दो, धावा बोल दो। चाचा ने उस आती हुई भीड़ को देखा और घबराकर मोहित से पूछा, उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा, यह क्या हो रहा है? क्या तूने पहले कुछ गड़बड़ की थी जो ये सब तुझे पकड़ने आ रहे हैं? पूछने के बाद वे तुरंत मोहित की मेज के आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। तू गाड़ी में जाकर छिप जा। मैं इन्हें संभाल लूंगा। जब खतरा टल जाए, तब बाहर आना। जा, जल्दी भाग। मोहित ने अपने छोटे से चाचा को इस तरह अपनी ढाल बनते देखा तो उसे हंसी भी आई और बहुत प्यार भी। उसने तुरंत तसल्ली दी, चिंता मत कीजिए चाचा। मेरा सब कुछ साफ सुथरा है। ये सब सिर्फ बन खरीदने आए हैं, आप आराम से रहिए। चाचा ने शक भरी नजरों से पीछे मुड़कर पूछा, क्या वाकई ये सिर्फ खरीदने आए हैं? तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? इतना कहते ही उन्होंने अपने हाथ में पकड़े बड़े करछुल लेडल की पकड़ और मजबूत कर ली। मोहित ने सिर हिलाया, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? यहाँ मेरे बहुत से वफादार ग्राहक हैं। चाचा को अभी भी यकीन नहीं था। अच्छा, तो फिर तू पीछे बैठ। मैं देख लूंगा। मोहित ने बेबसी से सिर हिलाया और बन पैक करना जारी रखा। उसे पता था कि ये बुजुर्ग कोई हंगामा करने नहीं आए हैं, इसलिए चाचा को कोई खतरा नहीं था। चाचा फिर भी चौकन्ने रहे, करछूल को कसकर पकड़े रखा और अपनी आंखों से भीड़ को स्कैन करते रहे। अगर किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो उनका लोहे का करछूल सीधा उसके सिर पर पड़ता। हालांकि उनकी फिक्र बेकार थी। भीड़ गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही अपने हाथों में 100-100 के नोट लहरा रही थी और चिल्ला रही थी, उस्ताद, मेरे 100 बन पैक कर दो, कोई भी स्टफिंग हो, बस 100 दे दो। मुझे 200 चाहिए, मैंने पैसे दे दिए हैं, मेरे बनों में कंजूसी मत करना। मुझे 50 चटपटे बीफ वाले चाहिए। मेरे लिए 100 मलाई टोफू वाले। चाचा का तो सिर ही चकरा गया। यह क्या चक्कर है? क्या इसने इतने सारे कलाकार किराए पर बुलाए हैं? नहीं, इतनी बेहतरीन एक्टिंग तो कोई नहीं कर सकता। भले ही भतीजे के बन स्वादिष्ट हैं, पर क्या वे वाकई ऐसे पागलपन के लायक हैं? हे भगवान, ये लोग एक बार में 100-100 मांग रहे हैं, 2 लोगों के लिए 4 स्टीम अभी काफी नहीं होंगे। चाचा ने गौर से देखा, भीड़ में ज्यादातर बुजुर्ग थे। उन्हें डर था कि कहीं धक्का मुक्की में किसी को चोट न लग जाए, इसलिए उन्होंने अपनी कमर से लटका छोटा लाउडस्पीकर निकाला और चिल्लाए, सब लोग अपनी जगह रुकें। आवाज सुनते ही भीड़ रुक गई और हैरानी से चाचा की ओर देखने लगी। चाचा तुरंत चिल्लाए, सब कायदे से लाइन लगाइए, कोई जल्दी नहीं है। त्योहार का समय है, हम नहीं चाहते कि किसी को चोट लगे। आइए, शांति से लाइन बनाइए। अगर किसी ने लाइन तोड़ी तो उसे एक भी बन नहीं मिलेगा, समझ गए? हम सब यहाँ उम्रदराज हैं, भले ही हम फिट हों, पर यहाँ उछल कूद मत करिए। चाचा के इस छोटे से भाषण का असर हुआ और भीड़ ने तुरंत लाइन बना ली। चाचा ने अपने माथे का पसीना पोंछा और चैन की सांस ली। मोहित की तरफ मुड़कर वे फीकी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, तू जीत गया। मैं मान गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी स्टॉल वाले के लिए ग्राहकों में ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा था। लेकिन उनकी यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि उनका सिरदर्द फिर शुरू होने वाला था। क्योंकि जो लोग लाइन में पीछे थे, वे अब शोर मचाने लगे थे। उन्हें वाकई डर लग रहा था कि उनका नंबर आने तक बन खत्म न हो जाए। अध्याय 69, ये फोन मेरे साथ ही जाएगा। छोटा उस्ताद दिन भर में सिर्फ 2000 बन ही बनाता है। अगर आगे खड़े आप में से हर कोई 100 या 200 बन ले जाएगा, तो 10 लोगों में ही सब खत्म हो जाएंगे। क्या हम पीछे वाले यहाँ सिर्फ खाली हाथ वापस जाने के लिए आए हैं? बिल्कुल सही बात है, मैं एक हफ्ते से इनके लिए तरस रहा हूँ। आप हमें ऐसे खाली हाथ नहीं भेज सकते। यहाँ एक सीमा होनी चाहिए, खरीदने की लिमिट लगाना बहुत जरूरी है। एक इंसान के लिए 20 बन, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। इस वक्त चाचा वाकई बड़ी दुविधा में फंस गए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर मोहित से पूछा, बेटा, अब क्या करें? मोहित ने जब यह नज़ारा देखा तो वह खुद अपना सिर खुजलाने लगा, उसे इन लोगों से इतने उत्साह की उम्मीद नहीं थी। लिमिट, बिल्कुल लिमिट लगानी पड़ेगी। तभी लोकेश चाचा बड़े आराम से टहलते हुए आए और सबकी तरफ देखते हुए बड़ी नैतिकता से बोले, भाइयों और बहनों, छोटा उस्ताद रोज रोज नहीं आता और हमें ये पक्का करना चाहिए कि सबको उनका हिस्सा मिले। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि सब इतने जोश में होंगे।
अब जब भीड़ इतनी ज्यादा है तो बिना लिमिट के पीछे वालों को कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए पुरानी लिमिट ही जारी रखते हैं। आज सिर्फ 2 तरह के बन हैं, तो हर तरह के 20-20 की लिमिट रखते हैं। क्या ख्याल है? इन लोगों को लोकेश चाचा ने ही खबर दी थी, इसलिए वे उनकी बात मानने को तैयार हो गए। ठीक है, ठीक है, आखिर हम सब पड़ोसी ही हैं, तो मैं थोड़ा कम ले लूंगा। छोटे उस्ताद, मेरे लिए दोनों तरह के 20-20 पैक कर दो। हाँ, जब मैं पीछे था तो किसी ने मुझे आगे आने दिया था। अब मैं अकेले सब नहीं हड़प सकता। ठीक है फिर, लोकेश भाई, क्या आप लाइन में नहीं लगेंगे? लोकेश चाचा मुस्कुराए और धीरे से सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। मुझे देर हो गई थी, तो मैं पीछे ही लगूंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए। मोहित लोकेश चाचा को बिना कुछ बोले देखता रह गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि कोई हैरानी नहीं कि यह उस्ताद पहले अपनी ट्रॉली लेकर हवा की तरह भागे थे और सुनीता चाची और प्रोफेसर साहब को भी साथ ले गए थे, ताकि नए लोगों को पता ही न चले कि वे पहले ही अपनी ट्रॉली बनों से भर चुके हैं। खैर, आखिरकार व्यवस्था बन गई थी और मोहित ने भी उनकी पोल नहीं खोली। विशाल और उसके दोस्तों के लिए तो ये सब किसी झटके से कम नहीं था। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? यह क्या हो गया? एक बन खाने की देर थी और यहाँ इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? उन तीनों ने बनों के लिए स्टॉल के सामने की जगह खाली की थी, पर अब वे लाइन से बाहर हो चुके थे। उस लंबी कतार को देखकर तीनों के मुंह खुले रह गए। विशाल ने अपने पास बचे हुए 10 बनों को देखा और उसे बड़ा अफसोस हुआ। एक समय था जब मेरे सामने बेहद स्वादिष्ट बन रखे थे और मैंने उनकी कद्र नहीं की। अब जब मुझे दोबारा पाने के लिए फिर से लाइन में लगना पड़ रहा है, तब मुझे पछतावा हो रहा है। अगर भगवान मुझे एक और मौका दे तो मैं उस्ताद से बस 4 शब्द कहूंगा, मुझे सारे दे दो। वहां से जाने का मन नहीं था, इसलिए विशाल ने आर्यन और सुमित की तरफ देखा और पूछा, क्यों ना हम फिर से लाइन में लगें? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। मैंने आज तक इतने जायकेदार बन नहीं खाए, सिर्फ इतने से खाने में तो घाटा महसूस हो रहा है। सुमित ने बिना कुछ कहे मजबूती से सिर हिलाया और तीनों जल्दी से फिर से लाइन में लग गए। दोनों तरह के 20-20, दोनों के 5-5, 20 चटपटे बीफ वाले, 20 मलाई टोफू वाले। अपनी जिंदगी में पहली बार चाचा को काम का इतना दबाव महसूस हुआ। ग्राहक उन्हें खरीदने के लिए जैसे टूट पड़ रहे थे। स्टीमर से निकले बनों को ठंडा होने का मौका भी नहीं मिल रहा था, वे पलक झपकते ही बिक जा रहे थे। आज जो कुछ भी हुआ, वह चाचा के लिए किसी सपने जैसा था। जब वे घर पहुंचे और सारे बन बिक चुके थे, तब भी वह एहसास उनके मन से नहीं गया था। रुपयों से भरी खजाना पेटी को देखते हुए चाचा ने एक ठंडी सांस भरी। वाह बेटा, तूने आज दोपहर में उतना माल बेच दिया जितना मैं एक महीने में बेचता था। तू तो अपने चाचा से भी बड़ा खिलाड़ी निकला। मोहित मुस्कुराया, चाचा, ये सब आपकी ही शिक्षा का नतीजा है। चाचा बोले, मैंने तुझे क्या सिखाया? मुझे तो खुद बन ठीक से बनाने नहीं आते, तो मैं तुझे ये हुनर क्या सिखाता? बड़बड़ाते हुए चाचा पैसे गिनने लगे। उन्होंने पेटी से सारे नोट बिस्तर पर उछाले, उन्हें उनकी कीमत के हिसाब से अलग किया और जोर जोर से गिनती शुरू की। 50, 100, 342, 1000। सारे सिक्के और नोट गिनने के बाद चाचा की हैरान कर देने वाली आवाज फिर गूंजी, हे भगवान, तूने आज सिर्फ दोपहर में 9450 रुपये का माल बेच दिया। मोहित ने सिर हिलाया, बुरा नहीं है, पर उस दिन जितना नहीं जब हमने केकड़े वाले बन बेचे थे। भतीजे को इतना शांत देखकर चाचा को अपनी तुलना में थोड़ी बेबसी महसूस हुई। उन्होंने हार मानते हुए सिर हिलाया और पैसे मोहित को थमा दिए। ये ले, किसी दिन समय निकालकर इन्हें बैंक में जमा करा देना। मोहित हंसा, चाचा, आप ही रखिए। मैं तो बस रोज थोड़ा सामान खरीदता हूँ, मेरा ज्यादा खर्चा नहीं है, आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए। चाचा ने मना कर दिया, तू ही रख, तू बचपन से ही कंजूस रहा है, तू फालतू पैसे नहीं उड़ाएगा। वैसे भी अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुझसे मांग लूंगा। चाचा की बात सुनकर मोहित को हंसी आ गई। उसे लगा कि असली कंजूस कौन है। चाचा तो सिर्फ उसके लिए चीजें खरीदते समय दरियादिल होते थे, वरना खुद के लिए कभी नहीं। चाचा की जिद देखकर मोहित ने सीधे सीधे कहा, एक काम करते हैं, इन्हें जमा नहीं करते। मैंने अभी लोगों को बात करते सुना था कि मी नाम की कंपनी ने एक नया स्मार्टफोन निकाला है जिसकी कीमत 1000 के आसपास है। चलिए कल सुबह चलकर देखते हैं, और अगर अच्छा लगा तो हम अपने फोन बदल लेंगे। मोहित का फोन पुराना हो चुका था और चाचा का तो उससे भी ज्यादा पुराना था। चाचा को थोड़ा दुख हुआ, तू बस अपने लिए ले ले, मैं तेरा पुराना वाला चला लूंगा। मोहित मुस्कुराया, पैसों की फिक्र मत कीजिए, आपने आज देखा ही मैं कितनी अच्छी कमाई कर सकता हूँ। 2 फोन की कीमत तो एक दिन की कमाई में वापस आ जाएगी। मैंने सुना है उस फोन में प्रतिलिपि जैसा ऐप डाल सकते हैं जिस पर आप कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं। और कहते हैं कि स्मार्टफोन से पैसे लेना देना बहुत आसान है। आज लोग आपसे पूछ रहे थे ना कि क्यूआर कोड है क्या? हम वो भी बनवा लेंगे। जो भी हो, अगर वह क्यूआर कोड लेगा तो उसे खजाना पेटी में ही रखेगा, उसकी कमाई में कोई कमी नहीं आएगी। अगले दिन मोहित चाचा को पास की एक मोबाइल की दुकान पर ले गया।
वहां फोनों की चकाचौंध देखकर वे थोड़े चकरा गए। अंततः चाचा के विरोध को नजरअंदाज करते हुए मोहित ने मजबूती से फैसला लिया और दोनों के लिए मी मॉडल एक फोन खरीद लिया। चाचा ने अपने फोन को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था जैसे वह कोई कीमती हीरा हो। वे उसे जेब में डालने से भी कतरा रहे थे कि कहीं उस पर खरोंच ना आ जाए। मोहित हंसकर बोला, अरे इस्तेमाल कीजिए चाचा, अगर खराब हो गया तो मैं नया खरीद दूंगा। चाचा ने आंखें घुमाई, तू बदल गया है बेटा। ये चीज 1000 रुपये से ऊपर की है और ये तेरा मुझे दिया पहला तोहफा है। जब मैं मरूं तो इसे मेरे साथ ही दफना देना। अध्याय 70, अगला पड़ाव, बर्फ की दुनिया और रसीला मीट। चाचा, अब आप घूमने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? नए साल का मौका है, मेरा मन अपने पुराने घर की तरफ जाने का है। ठीक है, तो क्या हम लुधियाना को अपना अगला पड़ाव बनाएं? चाचा थोड़े उत्साहित दिखे, क्या तू सच कह रहा है? मोहित ने बिना कुछ बोले अपना फोन निकाला और नेविगेशन में लुधियाना, पंजाब टाइप कर दिया, जिससे चाचा को उसके इरादों की गंभीरता का अंदाजा हो गया। चाचा अचानक खामोश हो गए, एक ठंडी सांस भरी और बोले, शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस कहीं बाहर अच्छी जगह देख लेना जहां हम स्टॉल लगा सकें और गाड़ी में ही रुक सकें। मोहित थोड़ा हैरान हुआ और उसने उलझन में पूछा, ऐसा क्यों चाचा? चाचा ने अचानक झुंझलाहट में हाथ हिलाया, ज्यादा सवाल मत कर, बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। मोहित समझ गया कि चाचा इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते, इसलिए उसने जोर नहीं दिया और उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्होंने अपने किराए के कमरे को अलविदा कहा, जहां मकान मालिक काफी दुखी था। मकान मालिक बहुत सज्जन व्यक्ति था, उसने बिना किसी कटौती के उनकी पूरी सिक्योरिटी वापस कर दी, भले ही उन्होंने अचानक कमरा खाली किया था। गाड़ी चलाते समय मोहित ने मन ही मन कहा, सिस्टम सक्रिय हो जाओ। डिंग, सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय। मेजबान की मंजिल का पता चल गया है, टास्क में बदलाव किया जा रहा है। टास्क, अगले एक हफ्ते के अंदर लुधियाना विंटर कार्निवल में स्टॉल लगाएं, लगातार 5 दिनों तक बिक्री करें और कम से कम 5 किलो रसीला मसालेदार मीट बेचें। इनाम, रसीले मीट की विशेष रेसिपी और एक रसीला मीट बनाने वाला बर्तन। विशेष टास्क, 5 दिनों के भीतर कम से कम 50 किलो मीट बेचें। इनाम, भाग्यशाली 4 पत्ती वाला क्लोवर लॉकेट। मीट बनाने वाले बर्तन की खासियत, ये कभी खराब नहीं होगा और मीट के सभी हानिकारक तत्वों को खत्म कर देगा, जिससे खाना एकदम शुद्ध और सेहतमंद रहेगा। भाग्यशाली क्लोवर, रोजाना की कुल बिक्री में 1% से 20% तक का रैंडम बोनस मिलेगा। सिस्टम की चीजें हमेशा की तरह जादुई थीं। चाचा के पैरों के पास अचानक एक बड़ा सा कड़ाही जैसा बर्तन और हथेली के आकार का एक लॉकेट प्रकट हुआ, पर उन्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। चाचा ने उस लोहे की बड़ी कड़ाही को देखा और अपना सिर खुजलाते हुए बोले, ये बर्तन लिविंग रूम में कैसे आ गया? क्या मैं सफाई करते समय इसे रखना भूल गया था? बुढ़ापे को कोसते हुए चाचा उठे और उस भारी कड़ाही को वैन के किचन एरिया में रख आए। मोहित धीरे से मुस्कुराया और अपना पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर लगा दिया। दिल्ली से लुधियाना की दूरी करीब 320 किलोमीटर है। मोहित की वैन की रफ्तार के हिसाब से यह सफर कुछ ही घंटों का था, लेकिन रास्ते की भीड़ को देखते हुए उन्हें आराम से पहुंचना था। डिंग, मंजिल दूर है, क्या आप L5 स्तर का ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड शुरू करना चाहते हैं? मोहित ने स्क्रीन पर देखा और थोड़ा झिझका, क्योंकि उसे नहीं पता था कि L5 का मतलब क्या है। उसने स्क्रीन पर दिए छोटे से प्रश्न चिन्ह पर क्लिक किया। एक मशीनी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, L5 ड्राइविंग का मतलब है पूरी तरह से स्वचालित ड्राइविंग, जिसमें ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं होती। ये सिस्टम हर मौसम और हर रास्ते पर इंसानी ड्राइविंग से कहीं ज्यादा सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला सकता है। मोहित पूरी तरह तो नहीं समझा, पर उसे इतना समझ आ गया कि यह बहुत सुरक्षित है। उसने हाँ पर क्लिक किया और नर्वस होकर सामने देखने लगा। L5 मोड सक्रिय, रास्ता तय किया जा रहा है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मोहित को गाड़ी में एक तेज रफ्तार का झटका महसूस हुआ और वैन की गति तुरंत 120 किलोमीटर घंटा तक पहुंच गई। सड़क पर घर लौट रहे लोगों की गाड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मोहित ने अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील के पास ही रखे, उसे डर था कि कहीं वैन किसी से टकरा न जाए। पर उसकी चिंता बेकार थी। यह नया सिस्टम उसकी पुरानी वैन से कहीं ज्यादा एडवांस था। वह बड़ी ही सफाई से गाड़ियों के बीच से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ रही थी। इस आलीशान वैन को तेजी से निकलते देख रास्ते में कई लोग हैरान रह गए। रास्ते में अमित अपनी नई स्पोर्ट्स कार दौड़ा रहा था। भले ही उसकी गाड़ी की टॉप स्पीड बहुत ज्यादा थी, पर जाम की वजह से वह रेंगने को मजबूर था। बोरियत में जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, एक सफेद वैन बिजली की रफ्तार से उसके पास से गुजरी। अरे बाप रे, यह क्या था? अमित ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। उसने देखा कि वह सफेद वैन बड़ी ही फुर्ती से जिग जैग पैटर्न में 5 गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए कम से कम 110 की स्पीड से निकल गई। अमित दंग रह गया, कोई एक वैन को इतनी सफाई और तेजी से कैसे चला सकता है? मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। उसने एक्सीलेटर दबाया और वैन का पीछा करने की कोशिश की। पास की लेन वाले ड्राइवर स्पोर्ट्स कार का शोर सुनकर डर गए और अपनी गाड़ियां धीमी कर लीं।
अमित ने लेन बदलकर पीछा जारी रखा, पर वैन और उसके बीच की दूरी बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि वह नजरों से ओझल हो गई। अमित ने गुस्से में स्टीयरिंग पीटा, पर वह उस वैन के पीछे लगे एक लोगों को नहीं भूल पाया। उसे लगा कि उसने पीछे हॉन गुआंग का मार्क देखा था। उसने सोचा कि अगर यह कोई रेस होती, तो उसे अपनी गाड़ी का लोगो उतारकर वैन के पीछे चिपका देना पड़ता। खैर, इस वैन के खिलाड़ी से जीत पाना मुमकिन नहीं था। अमित भी लुधियाना के विंटर कार्निवल का आनंद लेने जा रहा था, जो इन दिनों इंटरनेट पर काफी छाया हुआ था। उधर, गाड़ी के खुद ब खुद इतनी अच्छी तरह चलने पर मोहित का भरोसा बढ़ गया था। वह अपनी सीट पर आराम से बैठ गया और नई मिली रेसिपी का अध्ययन करने लगा। उसने पहले भी मीट खाया था, पर कभी उसकी गहराई में नहीं गया था। रेसिपी खोलते ही उसे एहसास हुआ कि यह कितनी बड़ी कला है। पता चला कि रसीले मीट की 9 मुख्य शैलियां होती हैं। लाल रसीला, नमक पका, मसालेदार, मिर्च तड़का, सॉस फ्लेवर, 5 मसाला और भी बहुत कुछ। इसकी खासियत ये थी कि यह सूखा, खुशबूदार, कोमल और चिकनाहट रहित होता था। ये हर जगह लोकप्रिय था, चाहे बड़े होटल हो या गलियों के स्टॉल। मोहित इसमें इतना डूब गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब बाहर की दुनिया बदल गई और पंजाब के खेतों का नज़ारा सामने आ गया। लुधियाना मंजिल आ चुकी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए उपलब्ध है। उसे अभी ज्वाइन करें, ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनें।